नहीं, मार्केट की पहली बात तो मार्केट की साइकिल्स होती हैं। सो द थिंग इज़ कि मार्केट में अगर बियर बुल साइकिल आती है, जब मार्केट पूरा ऊपर जाता है, तो बियर साइकिल भी आती है जब मार्केट नीचे आएगा। उसको मतलब वो मार्केट का एक ट्रेंड होता है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के मतलब टाइम आता है कि हाँ लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं, और जब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटर कर रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स डाल रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम भी आएगा जब लोग एकदम से प्रॉफिट्स रियलाइज़ करने लगेंगे, अपने प्रॉफिट्स निकालने लगेंगे। ऐसे टाइम पे स्पेशली जो बड़े यानी जो वेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जो बहुत ही लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर इतना बड़ा बड़ा अमाउंट मार्केट से निकालने लगेंगे या फिर अपने प्रॉफिट्स रियलाइज़ करने लगेंगे, तो इस वजह से जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से जो मार्केट का पूरा मूवमेंट होता है वो एकदम से डाउनवर्ड होना शुरू होता है। अब इसके साथ साथ इसमें ग्लोबल जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो भी साथ साथ ऐड ऑन हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, मतलब हमारे यहाँ तो इंटरस्टेट लाइक वॉर की स्थिति आ गई थी, रशिया यूक्रेन जो भी हुआ। उसके बाद कोविड की वजह से जितनी भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो मतलब पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई थी। ठीक है, अब इतने सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऐड ऑन होने की वजह से हमें जो एक तरह से जो हमारे इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट्स हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी नंबर्स हो गए, या स्पेशली जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, वो सारे हम सभी को पता है दे वर नॉट इन दोज गुड फिगर्स। एंड स्पेशली अगर हम लीडिंग इकोनॉमिक स्टेट्स की भी बात करें, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, वहाँ के भी नंबर्स इतने ज़्यादा फ्रेंडली, इतने ज़्यादा हेल्दी तो नहीं हैं। और देखा जाए तो इंडिया के भी इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हैं। तो जब इतने लीडिंग नेशंस के नंबर्स, मतलब वहाँ पे ऐसी बातें हो रही है कि भाई यूरोप में रिसेशन ही आ जाएगा, तो ये जो पूरा एक सेंटिमेंट होता है ना, वो मार्केट में थोड़ा पैनिक फैलाता है। लोगों को लगता है कि अपने पास कैश संभाल के रखें, क्रिप्टोज़ और जितने स्पेशली जो अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बेच दें। इस वजह से जो स्टॉक मार्केट्स थे, आप S&P 500 जाके देखें, अच्छे से टैंक हो रखा था, डाउ जोन्स बढ़िया से गिर रखा था। तो इस वजह से उसका इम्पैक्ट जो था वो क्रिप्टो मार्केट्स में भी आता रहा। वो उसके रेमिनेंट्स, उसके रिपल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग मार्केट से भी आने लगते हैं। और फिर मार्केट जो है वो एक कॉमन सेंटिमेंट पे चलता है, या तो वो बहुत ही फेयरफुल रहेगा या फिर बहुत ही ग्रीडी रहेगा, है ना। वो स्पेशली क्रिप्टो मार्केट जैसा मार्केट इतनी आसानी से स्टेबलाइज नहीं हो पाता क्योंकि ग्लोबल मार्केट है। अब आप ऐसा मान लीजिए, अगर ग्लोबल मार्केट है तो ग्लोबल मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी उतने ही ज़्यादा हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स तो और भी ज़्यादा हैं, और इमोशनल ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ही होता है, राइट। और रिटेल इन्वेस्टर के ज़्यादा इमोशंस होने की वजह से उसकी जो वहाँ पे एक तरह से पैनिक सेलिंग होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मार्केट गिरता भी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहली बात, जो 2018 वाला जो क्रिप्टो विंटर था वो इतना ज़्यादा मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि मार्केट बहुत नई थी, टेक्नोलॉजी नई थी। बहुत सारे देश जो थे वो रेगुलेटरी मेजर्स पे क्रिप्टो के डिसीजंस क्या लेने हैं, क्या बनाने हैं, वो सब बना रहे थे। चाइना से थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, वो लोग माइनिंग बैन्स कर रहे थे वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ साथ 2018 में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो रही थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने जो अपनी फंडिंग्स थी वो बिटकॉइन, इथेरियम, मतलब इन जो लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज थी उसमें उठा रखी थी, जिसको जो वो ICO का पीरियड कहते थे, इसको हम ICO बूम कहते थे। 2017 में ICO बूम आया था, जब बहुत सारी नई नई क्रिप्टो करेंसीज आ रही थी और नए नए प्रोजेक्ट्स अपनी फंडिंग्स भी लोगों के द्वारा ही क्रिप्टो करेंसीज में उठा रहे थे। अब फंडिंग उठा ली है, लेकिन अपनी सैलरीज तो फियाट में ही देनी है, यानी US डॉलर्स या यूरोस पाउंड्स में ही देनी है। अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, उनको अपने जो बिटकॉइन, इथेरियम है वो बेचने पड़ेंगे, और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फंडिंग्स उठा रखी हैं। आजकल अभी भी एटलीस्ट जो नए VCs आते हैं प्रोजेक्ट्स में, वो अब बिटकॉइन या इथेरियम में फंडिंग नहीं देते हैं। दे विल गिव फंडिंग इन US डॉलर्स ओनली और इन फियाट ओनली। तो उस वजह से जो ये बहुत मास सेलिंग थी जो ये प्रोजेक्ट्स कर रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम पे जो अडॉप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो वॉल्यूम है, जितना ज़्यादा ग्लोबली, मतलब आप सिंपल इंडिया में ही 2018 में कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था नहीं, ठीक है। उस समय हम ज़ेपे वगैरह देख रहे थे, जो कि ठीक है, इट हैज़ फ्यू थाउजेंड कस्टमर्स, बट आज के टाइम पे कॉइन स्विच, कुबेर, कॉइन DCX, इसमें करोड़ों में कस्टमर्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ऐसे करोड़ों में इन्वेस्टर्स होंगे जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट कर दिया हो। तो इस वजह से ये जो दो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि 2018 का विंटर बहुत ही नाइव था, ठीक है, और दुनिया को ज़्यादा पता भी नहीं था कि भाई क्रिप्टो होता क्या है।
आज के टाइम पे वी हैव स्टिल एक्सपीरियंस्ड अ ह्यूज अडॉप्शन। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं मेरे ख्याल से हमने 2018 में इससे बहुत बुरा विंटर देखा है। हमने बिटकॉइन को $20,000 से $3,000 पे भी गिरते हुए देखा है। इथीरियम को 1500 $2,000 से 300 400 पे भी गिरते हुए देखा है। तो मेरे को मतलब हमारे लिए जो हम जिन लोगों ने 2018 का विंटर देखा है, दिस इज़ लाइक इट्स चाइल्ड प्ले फॉर अस। या वी आर स्टिल फाइन। कितना होता है।